आप सब लोग जानते हैं कि मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नमन करना चाहता हूँ पुणे की इस मिट्टी को, क्योंकि वैसे तो पुणे एक ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो किसी राज्य की राजनीतिक राजधानी नहीं है, लेकिन कल्चरल कैपिटल है। और इसका जो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है कि हर दौर में, चाहे आप छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू करें और आज़ादी के आंदोलन तक आए, या आज अगर आप आईटी सेक्टर की और इंडस्ट्रीज की, ऑटोमोबाइल की बात करें, तो पुणे के बिना इस देश का इतिहास अधूरा है, ये पूरा नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यहीं से काम करना शुरू किया। आज़ादी के आंदोलन के जो तमाम योद्धा थे वो सब लोग भी इसको अपना सेंटर बनाए। आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी की बात करेंगे तो बहुत मशहूर जो पूना पैक्ट जो यरोदा जेल में हुआ था वो भी यहाँ है। और महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का कल्चरल कैपिटल होना, पुणे यूनिवर्सिटी जो है पूरे देश में, पूरी दुनिया में मशहूर है। और हमारी पढ़ाई लिखाई जहाँ से हुई है दिल्ली से, वहाँ के कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे यहाँ के पढ़े हुए लोग बतौर टीचर काम करते हैं। और मैं बिहार से आता हूँ, बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी पुणे आकर के इंजीनियर होती है। और इधर मैं विमान नगर की तरफ जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे बिहार के जो माइग्रेट लोग हैं वो अब मुंबईकर जैसे होते हैं, उसी तरह से वो पुणे वाले होने लगे हैं। तो मैं इस महान मिट्टी को नमन करता हूँ और बिना किसी देरी और औपचारिकता के दो बात बोल करके मैं चाहूँगा कि प्रश्न उत्तर ही ज़्यादा बेहतर है। आजकल ना लोग सवाल पूछने देते हैं ना लोग सवाल पूछते हैं, तो दोनों ही बात है। ना प्रश्न पूछा जा रहा है ना लोग प्रश्न पूछने दे रहे हैं। प्रश्न भी कई बार लिख करके दे देते हैं कि यही प्रश्न पूछेंगे तो इंटरव्यू देंगे, वरना नहीं देंगे। तो आप सब लोकतंत्र के चौथे खंभे के प्रहरी हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही ज्यादा सवाल पूछें, जितना मन हो उतना पूछें, और मैं फ्रीली जो है बिना किसी दबाव का आंसर कर सकूं। दो बात मुझे बस कहनी है। एक तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पुणे की जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी है कि ये कई साल से प्रयास कर रहे थे। तब मैं कांग्रेस में भी नहीं था, तब से ही कि एक जो सप्ताह सोनिया जी के बर्थडे के मौके पे मनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं सेवा, कर्तव्य और त्याग, ये जो सप्ताह है इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होते हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए कार्यक्रम होता है, आर्मी के लिए कार्यक्रम होता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। और इसकी शुरुआत होती है 2 तारीख को और 9 तारीख को इसका समापन होता है। तो मैं उस कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घटा है उसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में हम लोग जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं करेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को, नेता को सेलिब्रेट करने के से मना किया गया। तो वो कार्यक्रम वैसे भी बर्थडे सेलिब्रेट करने का कार्यक्रम नहीं था, वो संविधान बचाओ रैली के रूप में कांग्रेस भवन में वो कार्यक्रम आयोजित है। इसके बाद जाकर के वहाँ पे जो लोग आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम पुणे के जो वासी हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो इस वजह से मेरा पुणे आना हुआ है। आपके अध्यक्ष जी ने हमको पूछा कि कितना फ्रीक्वेंटली पुणे आते हैं। बहुत कम आते हैं। पहली बार जब आए थे तो अनुभव बड़ा मजेदार था। गंधर्व हॉल में आए थे और ऐसा लगा था कि बाप रे बाप क्या हो गया है, मतलब चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी थी। लेकिन इस बार आए हैं तो अच्छा लग रहा है, तो अब बार बार आएंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। और मुझे अक्सर जो जिस भी शहर में जाता हूँ उसकी जो सिविल सोसाइटी होती है उससे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग इधर कुर्सी पे बैठ गए हैं तो ज्यादा ज्ञान है और आप सब लोग सामने हैं तो कम ज्ञानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अपॉर्चुनिटी की बात है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि मैं इधर हूँ और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप उधर हैं, लेकिन ये ना बीच में बस टेबल है, मतलब और कोई मन में दीवार नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत हो और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ जो आप नहीं जानते। जैसे हम बिल्कुल इस शहर के कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ हम बात करें तो पहले लोग रिटायर हो जाते थे, फिर पुणे शहर में आकर के घर बना लेते, क्लाइमेट बड़ा अच्छा था और साइकिल पे चलते थे। साइकिल सिटी इसको कहा जाता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि पुणे का ट्रैफिक जो बेंगलोर की ट्रैफिक की तरह हो गया है, क्योंकि सड़कें उस तरह से नहीं बनाई गई हैं। अब सवाल ये है कि लोग बढ़ गए, सड़क चौड़ी नहीं हो रही, क्योंकि सड़क चौड़ी करने की जिम्मेवारी जिनको दिया गया है वो प्रचार करने में, विज्ञापन करने में ज्यादा व्यस्त। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैंने बहुत सारा पोस्टर देखा है, पूरा प्रचार चल रहा है, बड़ा बड़ा फोटो लगा हुआ है। लेकिन जो बेसिक इश्यूज है कि कोई शहर किसी को क्यों आकर्षित करता है, उसकी जलवायु, उसका एनवायरनमेंट और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे हैं और जो क्लाइमेट है उसको अलग से बिगाड़ रहे हैं। आप सब लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि मौसम बदलता जा रहा है यहाँ का।
ये सवाल क्यों नहीं है राजनीति, ये मुद्दा क्यों नहीं, ये इशूज क्यों नहीं, इकोलॉजी क्यों नहीं मुद्दा है। मैं दिल्ली में आना जाना होता है, दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में मैंने पढ़ाई की, सांस लेने की हालत, आप में से कोई भी अगर चला जाएगा इमीडिएटली उसको खांसी हो जाए, वो खांसता रहेगा वो जब तक दिल्ली में। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं, और ये सरकार की जिम्मेवारी क्यों नहीं, और ये राजनीति का मुद्दा क्यों नहीं, इस पे हम लोग वोट क्यों नहीं करते। रोज सुबह लोग निकलते हैं ट्रैफिक में, एक दूसरे पे झल्लाते हैं, गालियां निकालते हैं, फिर घर जाकर के बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि इसको लेकर के कोई कॉन्क्रीट काम क्यों नहीं। क्यों हमारा काउंसिलर जो है, चाहे किसी भी पार्टी, मैं नॉन पार्टीजन तरीके से ही बात, कि क्यों वो जो है हमारे यहाँ जो सीवेज है, जो नाला है, उस पर ढक्कन नहीं पड़ा, मच्छर निकल रहा है। और डेंगू का मच्छर जो है भाई साहब जात पूछ करके नहीं काटता है। ऐसा नहीं कि मेरे कान में आएगा, हेलो कन्हैया कहाँ से हो, बिहार से, चलो तुमको छोड़ देते हैं, ये कौन है साहब, ये तांबे साहब हैं, इनके कान में जाते हैं, काटते हैं, इनको डेंगू करा देते हैं। क्यों नहीं है ये इशू। इतनी बड़ी महामारी जो है दुनिया में चल रही है, कोरोना जात पूछ करके हुआ क्या, धर्म पूछ करके हुआ क्या, वही जो है 18वीं शताब्दी के मुद्दों में जो है हम लोगों को बार बार धकेला जाए। और जो हमारे निजी जीवन में हमारे साथ, बच्चा का LKG में एडमिशन लेना है तो डोनेशन की व्यवस्था करें। इतना डोनेशन तो इंजीनियरिंग के एडमिशन कराने में नहीं लगता है। और हर बार जब हम लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून चूस लिया, खून निकाल। ये इशूज क्यों नहीं। तो इन चीजों को आप और हम सब लोग महसूस करें। सवाल ये है कि इसको लेकर के अगर हम सिर्फ क्रिटिसिज्म करेंगे तो क्या निकले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एज ए सिटीजन। और एज ए सिटीजन जब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी पे अपने आप दबाव बने। चलिए मैं एक फर्ज करता हूँ, एक उदाहरण के लिए, हमारे भाजपा के कुछ मित्र जो कहते हैं मैं उसको सच मान लेता हूँ। भाजपा के हमारे कुछ मित्र कहते हैं कि भाजपा जब पावर में आई है तो अचानक से सबको हिंदू होना याद आया और हर कोई चुनाव के वक्त जो है वो मंदिर जाना मान लेते हैं। तो अगर भाजपा ये तय करे कि चुनाव के बाद महंगाई एक मुद्दा बनेगा तो हर पार्टी जो है महंगाई पे भी बात कर सकती है। तो महंगाई पे बात न करके धर्म की बात करना, मतलब इसमें भी कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। और ये कौन करा सकता है। इसके लिए बीजेपी कहती है कि इस देश के 80 करोड़ हिंदू जाग गए हैं, इसीलिए ऐसा माहौल बना है। बहुत बढ़िया बात। अब जब एक बार जाग गए हैं तो सोना नहीं, जाग गए हैं धर्म के लिए तो अब धंधे के लिए भी थोड़ा जाग जाए कि भाई GST से इस देश के जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को तबाह किया गया है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। 45 साल में देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। महंगाई ऐतिहासिक तौर पे इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। रोज जो ट्रैफिक की हर कचकच है, जो झाए है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। सड़कें क्यों नहीं चौड़ी हुई है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। गटर के ऊपर ढक्कन क्यों नहीं पड़ा है, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, नए पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, थोड़ा उसके लिए भी जाग जाते हैं। हम कहते हैं कि जनमानस में अगर उनके जीवन से जुड़ा हुआ असली मुद्दा अगर उनके मानस में उकेरा जा सकता है, अगर वो उसको लेकर के संगठित हो सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो एक प्रेशर ग्रुप का काम कर सकते हैं और राजनीतिक पार्टियों का के ऊपर इसका दबाव हो सकता है। अगर आपके दबाव से लोग मंदिर जा सकते हैं तो आपके दबाव से फिर हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आपके दबाव से स्कूल भी बना सकते हैं और आपके दबाव से फिर एम्प्लॉयमेंट का भी काम किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से यही एक आखिरी बात बोल करके आपके माध्यम से जो महाराष्ट्र की महान जनता है, मैं उनको कोई संदेश नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं उस भूमि के उस मिट्टी के लोगों को क्या संदेश दूंगा जिससे जो है पूरा देश संदेशा लेता है। ये मिट्टी है महान क्रांतिकारी राजगुरु की और वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। तो मैं बस अपील कर रहा हूँ कि हमारे निजी जीवन के जो बुनियादी सवाल हैं वो राजनीति का सवाल बने, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बने और बतौर प्रेशर ग्रुप, चाहे हमारा प्रोफेशन कुछ भी हो, एज ए सिविल सोसाइटी हम इस पॉलिटिक्स को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रेशराइज कर सकें कि इधर उधर की बात छोड़िए, लोगों के जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर बात करना शुरू किए। पुण्याच्या पूर्व भागातील 1938 पासून ग्राहकांना गुणवत्ता व सेवेची हमी असलेले अग्रवाल स्वीट्स म्हणजे नुसती परंपरा नाही तर चोखंदळ खवयांसाठी मेजवानी आहे। स्वर्गीय मुन्नालाल अग्रवाल यांच्या प्रदीर्घ वारसा सांभाळत अग्रवाल कुटुंबियांनी स्वीट्समध्ये ग्राहकांची गरज ओळखून अस्सल तुपातील पदार्थ आणि तत्पर सेवेचा वारसा जपत फूड क्षेत्रात नावलौकिक मिळवला आहे। हडपसर, गाडीतळ व आकाशवाणी रविदर्शन येथील अग्रवाल स्वीट्सच्या शाखेला नक्की भेट द्या।